हेलो नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल डियर पेज फिजिक्स में। मैं हूं नरेश प्रताप और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि किसी एक सर्किट एलिमेंट की बात करें, चाहे वो रेसिस्टर हो, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो इंडक्टर हो, तो उसमें करंट कैसे होता है, वोल्टेज कैसे होता है, कितने का फेज डिफरेंस होता है, पावर फैक्टर वगैरह सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया था। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले कॉम्बिनेशन पे, और आप देख सकते हैं यहाँ हेडिंग लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ एसी सर्किट। बच्चा ये कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि इस तीनों में से हम क्या करेंगे, दो दो का कॉम्बिनेशन बना के देखने वाले हैं कि दो दो के कॉम्बिनेशन को यदि हम बात करें तो वो सारे कॉम्बिनेशन किस तरीके से काम करेंगे एसी सर्किट के ऊपर, है नहीं। तो आज हम लोगों का जो मुद्दा है बच्चा वो एक्चुअली में सीरीज आरएल सर्किट पहले पढ़ना, उसके बाद सीरीज आरसी सर्किट पढ़ना, उसके बाद सीरीज एलसी सर्किट को पढ़ना है। क्योंकि तीनों एक तरीके का ही है, एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, इसलिए ये थोड़ा सा आसान भी होता है। हम लोग सबसे पहले इसको पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन हाँ ये पढ़ने के लिए आप पिछली क्लास को जरूर एक बार रिवाइज कर ले, क्योंकि बिना पिछले क्लास को पढ़े हुए यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि उसके बिना ये लेक्चर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। पहली बात, आपको यदि चाहते हो कि ये सब चीजें आपको समझ में आए तो थोड़ा सा पिछली वाली चीजों को आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। हालांकि मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ फिर से कि ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए। अब देखिए, सबसे पहले अपना है सीरीज आर एल सर्किट। तो बच्चा हम लोग पहले हेडिंग डालते हैं सीरीज आर एल, सीरीज आर एल सर्किट। अब आप बोलोगे कि सर ये सीरीज आरएल सर्किट क्या है। नहीं, आपका एक मन तो जरूर कर रहा होगा कि सर ये सीरीज आरएल सर्किट एक्चुअली में है क्या। बच्चा देखिए, सीरीज आरएल का मतलब सीधा सीधा होगा, जैसे आपने सीरीज में वहां पे पढ़ा था कि सर ऐसा सर्किट जिसमें करंट सेम होता है, ऐसा सर्किट जिसमें करंट सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो यहाँ पे भी सेम बातें हो गई, यहाँ पे भी दोनों में सर्किट में क्या होने वाला है, करंट सेम होने वाला है। मतलब क्या कि एक ही वायर से आप इसको जोड़ दोगे। तो आपका सीधा सीधा मन कर रहा होगा कि सर सीधा सीधा बात इतना है कि एक रेसिस्टर है और एक इंडक्टर है। अब ये दोनों को आपने ले लिया, ठीक है भाई, और इसको हमने क्या करा, क्या है, एसी सप्लाई दिया। बच्चा कौन सा सप्लाई दिया बताना, एसी सप्लाई दिया। अब यदि हम आपसे बात करें तो ये अपना रेसिस्टर है और ये अपना इंडक्टर है एल। ये क्या है, ये सर एसी सप्लाई है। तो सप्लाई जो होता है ईएमएफ का इक्वेशन आपको मालूम है, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चा एक बात जरूर है कि जब कभी भी वहां पे भी आपने यही काम किया था, डीसी जब आप पढ़ रहे थे करंट, तो वहां पे भी यही काम किया था कि जब भी हम रेसिस्टर लगाते थे तो रेसिस्टर के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज, कुछ ना कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होता था। सेम टू सेम यहाँ पे अपने पास एक रेसिस्टर लगा है और अपने पास क्या है, एक इंडक्टर लगा है। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ हमारे रेसिस्टर के अक्रॉस जितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है वो है वी आर, और जितना वोल्टेज का ड्रॉप इंडक्टर के अक्रॉस हो रहा है वो है अपना वी एल। बोले ठीक है। अब यदि आप जानते हो किसी एक टाइम पे हम बात करेंगे, आप जानते हो अल्टरनेटिंग करंट है तो इसका डायरेक्शन इधर से इधर भी हो सकता है और इधर से इधर भी हो सकता है। लेकिन किसी एक फिक्स टाइम पे आप बात करोगे तो या तो करंट पॉजिटिव आएगा या नहीं तो करंट नेगेटिव आएगा। तो इसका डायरेक्शन फिक्स होगा। मैं किसी आप हाफ साइकिल के लिए बात कर रहा हूं कि इसके करंट का डायरेक्शन ये है, तो आप बोलोगे कि सर इधर प्लस है, इधर से करंट निकला और इस डायरेक्शन से होता हुआ करंट इधर से होता हुआ इधर को वापस आ गया। ठीक है सर। अब आप ये भी जानते हो कि करंट के डायरेक्शन, करंट हमेशा हाइयर पोटेंशियल से बच्चा लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है, तो इसके डायरेक्शन में आप हमेशा प्लस से माइनस लगा सकते हो। यहाँ ईएमएफ के वजह से यहाँ जो करंट निकला है ये प्लस है और ये माइनस है, जहां पे जिस टर्मिनल पे करंट ये एंट्री मारा है वापस आया। ठीक है सर, ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब आप जानते हो कि जब कभी भी कोई लूप हम लोगों को दिखाई दे और लूप में बहुत सारे वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा हो अलग अलग जगह पे, तो हम लोगों के लिए सबसे आसान होता है इसको सॉल्व करने का तरीका केवीएल लगाना। तो हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करेंगे बच्चा, केवीएल। केवीएल केवीएल क्या था, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आप बोलोगे सर ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, भूल गए। तो बच्चा लोग देखो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता क्या है कि जब कभी भी किसी लूप में बहुत सारे एलिमेंट लगे हो, बहुत सारे वोल्टेज का ड्रॉप होता है, तो सर्किट को सॉल्व करने के लिए उन्होंने, किरचॉफ्स ने बोला था कि पूरा नेट समेशन सभी वोल्टेज ड्रॉप का हमेशा एक लूप में जीरो होगा।
और यहाँ भी एक लूप बन रहा है, तो इसमें भी नेट समेशन वोल्टेज ड्रॉप का हमेशा कितना होना चाहिए, 0। तो आप क्या करोगे, किसी एक जगह से चलना स्टार्ट कर लोगे। मेरा मन, अब मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं, तो सबसे पहले हमको रेसिस्टर मिलता है। हम इसको पूछते हैं कि भाई साहब तुम बताओ तुम्हारे अंदर वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो रहा है, तो ये बोलेगा VR। उसके बाद इंडक्टर मिलेगा, इससे पूछेंगे तो ये बोलेगा VL। उसके बाद हमको EMF का सोर्स मिलेगा, ये बोलेगा इतना, हाँ कि ना। तो इसके बाद यदि हम तीनों से बात करें तो तीनों में नेट समेशन हमेशा कितना होगा, 0। तो सर समेशन ऑफ V नेट इन ए लूप इज ऑलवेज 0, ये बात ठीक है, लिख दिया। अब सबसे पहले आपको मिला कौन, सर हम लोगों को मिला VR सबसे पहले। लास्ट वाला चिन्ह हमेशा हम लेते हैं, तो लास्ट वाला चिन्ह क्या बच्चा, माइनस है, तो हमने क्या ले लिया, माइनस VR। उसके बाद बच्चा कौन सा चिन्ह होगा, सर फिर से आ गया माइनस में VL। बोले VL क्या है सर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है। उसके बाद आपको मिला कौन, EMF E। उसके बाद लास्ट वाला इसका साइन क्या है, सर प्लस का EMF E है। इक्वल टू कितना लिखोगे बच्चा, 0। आप दोनों माइनस वाले को उधर लेके चले जाओ, तो E इक्वल टू आ जाएगा VR प्लस VL। तो आपने देखा आपको एक इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन। अब आप चाहोगे इसकी वैल्यूज को रखना, तो आप इसकी वैल्यूज को भी रख सकते हो। जैसे सर मान लो EMF का इक्वेशन E इक्वल टू, तो ये पता ही था कितना, E0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस कितना सर ये VR, सॉरी प्लस ने इक्वल टू VR कितना सर V इक्वल टू IR, सबको मालूम है, ठीक है बच्चा। उसके बाद इंडक्टर के रस LdI/dt। अब बच्चा इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक अपने आप में एक इक्वेशन बनता है, ये बड़ा खतरनाक इक्वेशन हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां से यदि हम करंट का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे लिए एक मुश्किल बढ़ता चला जाएगा। तो इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए हमने आपको पढ़ाया था फेजर्स, याद है। फेजर्स का मतलब क्या है, फेजर्स का मतलब है कि ये आपके बाकी सारे काम आसान कर देंगे यदि आपने उसको एक बार ठीक से पढ़ लिया तो, है कि नहीं। तो सेम टू सेम बात आप लोगों को भी ध्यान रखना बच्चा, क्योंकि आप लोग भी फेजर्स ही हो और इसका थोड़ा सा ध्यान रखोगे। आ जाओ भाई, अब इसको सर सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व यहां से नहीं करेंगे बच्चा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे एक छोटा सा दिमाग लगा के फेजर के मदद से। अब हम लोग समझते थोड़ा सा फेजर को। बोले सर ये फेजर क्या था, फेजर कल ही बताया था कि जो अल्टरनेटिंग EMF है या अल्टरनेटिंग करंट है उसके पीक वैल्यू को वेक्टर मानते हुए हम लोग रोटेटिंग वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर देते थे एंगल के साथ या फेज एंगल के साथ, और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग नाम देते थे फेजर्स। तो एक्चुअली में ये फेजर्स है। तो आप क्या बोलोगे बच्चा, बोलेंगे सर हम लोग तो इतना बोलेंगे कि भाई फेजर कैसे काम करता है हम लोगों को तो मालूम ही नहीं है। चलो मैं याद दिलवाता हूं, कल जो आपको पढ़ाया था 2-4 मिनट इधर में थोड़ा सा याद दिलवाता हूं क्योंकि ये यहाँ पे बहुत जरूरी है। यदि मान लो आपने सबसे पहले पढ़ा था R सर्किट, याद है, प्योर R सर्किट, प्योर रेसिस्टिव सर्किट। तो इधर सर EMF था या वोल्टेज था, तो वोल्टेज किधर था, इधर, और करंट भी किधर आया था सर, इधर ही आया था। एक बार देख लेना कॉपी पीछे सभी बच्चे, रेसिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में था, सेम फेज में था। एंगल कितना था, ओमेगा टी। अगला सर, अगला हम लोगों ने पढ़ा था इंडक्टर, याद है, अगला हम लोग पढ़े थे इंडक्टर। और इंडक्टर में यदि मान लो यदि आपका EMF या वोल्टेज यहां पे था तो वोल्टेज से L इंडक्टर जो है 90 डिग्री पीछे आया था, आपका करंट 90 डिग्री पीछे आया था, मतलब वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे। तो करंट यदि हम यहां बनाए तो करंट से 90 डिग्री आगे भी वोल्टेज को लिख सकते हैं इंडक्टर में, ये ध्यान रखिएगा। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है या वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे है, ऐसे भी तो बोल सकते हो उल्टा। तो आ जाओ एक तीसरा बात, तीसरा आपने किसमें पढ़ा सर, कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट में आपने क्या पढ़ा बच्चा, कैपेसिटिव सर्किट में आपने पढ़ा कि यदि वोल्टेज इधर है तो करंट जो आता था इससे 90 डिग्री आगे आता था, 90 डिग्री आगे आता था आपका करंट। आपका करंट जो है इस बार वोल्टेज से 90 डिग्री आगे आता था। इसी को आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कैपेसिटर के अंदर जो
वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री पीछे होता है, और इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री आगे होता है। यदि हम करंट को बेस मान के चले, इसी को थोड़ा सा एक बार और समझते हैं। यदि हम आपको बोले कि हम करंट के हिसाब से देखना चाहते हैं तीनों को, ध्यान से समझना बच्चा लोग, नजर डालना। आप क्या बोलोगे कि सर मान लो करंट इधर है, तो जिधर करंट है उधर ही रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, क्योंकि रेसिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, तो सेम डायरेक्शन में बना दिया। ठीक है सर। उसके बाद करंट जिधर है उससे 90 डिग्री आगे होगा किसका, एल वी एल मतलब इंडक्टर, करंट से 90 डिग्री आगे होगा बच्चा, कौन कौन होगा बोलो, वी एल मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। अब बोले सर जिधर करंट है उससे 90 डिग्री पीछे होगा कौन, वीसी मतलब बच्चा बोल दो, वीसी मतलब कौन सर, ये वीसी मतलब होता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो आप यदि इसको समझ गए तो ये बात भी आप समझ रहे हो, मतलब जिधर करंट है, करंट को मैं बेस मान के चलूं तो करंट के सेम डायरेक्शन में वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर आएगा, इससे 90 डिग्री आगे होगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और इससे 90 डिग्री पीछे होगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, है कि नहीं। और ये बात यदि आप समझ गए बच्चा, तो उसके बाद ये इक्वेशन, ये सर्किट, ये सब चीजें सॉल्व करना आपके लिए एकदम बाएं हाथ का काम है। आई बात समझ में। तो अभी मैं करवा देता हूं काम। इसको मैं देखो, मैं इसको तो मैं लिख ही चुका था, मैं इसको थोड़ा सा साइड में रखता हूं और इसको मैं हटा देता हूं। हाँ, इसको मैं हटाता हूं और इसको साइड में रख के आपको अभी काम करवाता हूं। अभी एकदम कमाल मजा आ जाएगा, आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ भाई इतना खतरनाक इक्वेशन को सॉल्व करना, फेजर कितने आसानी से इन सब चीजों को सॉल्व करवा देता है, कितने आसानी से बच्चे को ये सब समझा देता है। जो बच्चा फेजर को खतरनाक समझ रहा था उसी बच्चे के लिए फेजर ने कितना काम आसान कर दिया। अभी देखो, अभी देखो, ये देखो। अब अच्छा ये सब चीजें आप लोगों को समझने की जरूरत। बोले सर फेजर, आप फेजर देखो बनाते हैं, आप किस किस की बात कर रहे हो सर, आर और एल की बात कर रहे हैं। आर देखो, यदि मैं करंट को मानता हूं कि करंट इधर है तो आप क्या बोलोगे सर, जिधर आपका करंट है उधर ही पक्का वोल्टेज भी होगा, पर वोल्टेज थोड़ा सा बड़ा होगा रेसिस्टर में, तो इसलिए हमने वी आर को ज्यादा कर दिया। ठीक है, चलेगा। उसके बाद आपने क्या बोला कि उससे यदि आप, दूसरा क्या है, एल है ना आपका, तो सर एल किधर होगा सर, करंट से वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर 90 डिग्री आगे होगा। तो आपने क्या बोला कि वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर वी एल, सॉरी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वी एल आपका इससे 90 डिग्री आगे होगा इस करंट से। तो इसका मतलब यहां वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आया। अब ध्यान से समझना बच्चा, इस दोनों को जोड़ना है, मतलब ईएमएफ निकालने के लिए सीधा सीधा वोल्टेज आर और वोल्टेज एल को जोड़ना है, लेकिन ये वेक्टरली जुड़ेगा। फेजर्स का मतलब ये कह रहा है कि ये वेक्टर के हिसाब से जुड़ेगा। आप सभी बच्चों को मालूम है जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पे होता है तो जोड़ने का तरीका होता है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, और यदि cos थीटा में आप 90 डिग्री प्रूफ करोगे, लग दोगे, पुट करोगे, तो ये वैल्यू जो आएगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब कि सर जब इस दोनों को हमको जोड़ना ही है, किसको जोड़ना है सर, वी आर और किसको, वी एल, मतलब इसको वी आर और वी एल को जोड़ना है। सर ये दोनों को आप वेक्टर मानो, मान लिया। इस दोनों को यदि हम वेक्टर मानेंगे तो अपना जो ईएमएफ आएगा, ई नेट ईएमएफ या ई नेट जो आएगा बच्चा, ये कितना आएगा सर, ये आएगा इस दोनों वेक्टर का समेशन। आप जानते हो इस दोनों वेक्टर का समेशन इसके बीच में आएगा, ई नेट इधर आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बच्चा, नेट ईएमएफ है, नेट ईएमएफ है, ये ध्यान रखना। बोले ठीक है सर, यदि ई नेट इधर आ गया, दोनों 90 डिग्री पे है, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। अब आप सभी जानते हो वी आर का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है बच्चा बोलो। बोले सर वी आर जो होता है ना, वी आर वी इक्वल टू आई आर, ये वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर है, तो रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना सर, वी आर जो है ये है आई इंटू आर, और वी एल जो है ये है आई इंटू एक्स एल। क्यों, क्योंकि
इंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता था उसको हम लोग इंपीडेंस के नाम से जानते थे, याद आया? उसको हम लोग बोलते थे रिएक्टेंस, XC या XL। तो यहां पे ये भी रेसिस्टेंस ही है, लेकिन ये इंडक्टिव सर्किट का रेसिस्टेंस है, इसलिए हम लोगों ने इससे X से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है सर, अब इस दोनों के वैल्यू को रखो, तो आप कितना रखोगे सर? I R का ये स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा सर I इंटू XL का स्क्वायर। आप इसके वैल्यू को रखो और सॉल्व करो, कितना हो जाएगा बच्चा? सर ये अंडर रूट में आ जाएगा, बताना कितना, 1 मिनट देखना, नजर डालना बच्चा लोग। ये I स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस आ जाएगा XL का स्क्वायर। अब आप चाहोगे बच्चा तो I स्क्वायर का एक I बाहर ले लोगे, अंदर में कितना बच्चा आएगा? R स्क्वायर प्लस कितना? XL का स्क्वायर। और आप सभी जानते हो कि XL का वैल्यू हम लोगों को मालूम है। बोले XL क्या था? याद है? रिएक्टेंस इंडक्टिव सर्किट का। सर ये था ओमेगा इंटू एल। कितना था बच्चा? ओमेगा इंटू एल। तो आप इसको रख दो तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस कितना बच्चा? ओमेगा एल का होल स्क्वायर। आप इसको ओमेगा को 2πf भी लिख सकते हो, क्योंकि आप जानते हो ओमेगा 2πf के बराबर होता है। तो लिख दो बच्चा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर I इंटू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बोलो? 2πf का होल स्क्वायर। मैं इसको इतना ही रहने देता हूं, इससे ज्यादा मैं सॉल्व नहीं करता हूं, और इससे ज्यादा सॉल्व ये जल्दी होगा भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप 2 का स्क्वायर 4 कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ होगा। ठीक है भाई, देखो अब यदि यही काम ये ई नेट यदि हमको इस इक्वेशन से निकालना होता ना, बहुत मुश्किल काम था ये, पर यदि हम इस दोनों को वेक्टर मान के इसी इक्वेशन को निकालें ना, तो हर एक बच्चा इस बात को समझ सकता है। किसी भी बच्चे के लिए मुश्किल नहीं रह गया, ये एकदम आसान बना दिया। किसने आसान बनाया? फेजर ने। इसीलिए जिस फेजर को आप समझ रहे थे कि फेजर बहुत माथा पैची वाला चीज है, वो एक्चुअली में आपके काम को आसान बनाने के लिए ही आया है। ठीक है नहीं? तो ये फेजर्स का रोल है। अब यदि इतना बात आप लोग समझ गए, अप्लाइड वोल्टेज, तो भाई ईएमएफ तो निकल गया। ईएमएफ के बाद सर और क्या क्या चीजें पूछा जाता है? और बच्चा आप लोगों से पूछा जाता है एक चीज, जिसका नाम है, देखना ध्यान से देखना, इंपीडेंस। इंपीडेंस। अब इंपीडेंस सर क्या होता है? इंपीडेंस को बच्चा हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से लिखते हैं। अब ये जो Z होता है ना, ये एक्चुअली में नेट रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है बच्चा? Z जो है आपका R नेट होता है, नेट रेसिस्टेंस। तो बोले सर जब E नेट है तो I इंटू ये R नेट ही तो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है? R नेट जो है नेट इंपीडेंस, Z का मतलब नेट रेसिस्टेंस R नेट, इसको रख लो आप ताकि आपको याद रहेगा। और इसका यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस कितना, चाहो तो आप XL का स्क्वायर लिख लो, चाहो तो आप इसी को लिख लो कितना, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर लिख लो, चाहो तो आप बच्चा इसी को लिख लो कितना, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 2πf L का होल स्क्वायर, है कि नहीं? 2πf, यहाँ पे शायद L छूट गया, नहीं, हाँ यहाँ पे L छूट गया, यहाँ पे L स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे आपने क्या कर दिया? 2πf L का होल स्क्वायर। तो आपने देखा कि इंपीडेंस भी हम इस सर्किट का निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। सर ये इंपीडेंस, नेट इंपीडेंस जब निकल गया तो अब हम लोगों को क्या निकालना है बच्चा? जब नेट इंपीडेंस, नेट इंपीडेंस पता चल गया तो उसके बाद ये तीसरा नंबर चीज हम लोगों को निकालना क्या है? करंट या पीक करंट। पीक करंट, बोले सर पीक करंट निकाल के दिखाओ तो समझेंगे। बच्चा ये जो पीक करंट आएगा ना, एक्चुअली में ये पीक करंट कितना आएगा आप बताओ? सर पीक करंट कितना होगा पता है? पीक करंट होगा आई नोट, और आई नोट कितना होता था? ई नोट बाई जेड। जेड क्या था? नेट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पर इस सर्किट का नेट रेसिस्टेंस आपको पता है, बोलो कितना? सर ये हो जाएगा ई नोट बाई अंडर रूट, बोलो कितना? सर ये R स्क्वायर प्लस 2πf L का होल स्क्वायर, है कि नहीं? तो आपने देखा बच्चा, इसको भी हम लोग समझ सकते हैं, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पीक करंट भी हम लोगों ने यहां से निकाल दिया। अब यदि हम पीक करंट निकाल दिए तो इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू यदि हम चाहे तो इस इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं?
सर इंस्टेंटेनियस करंट का जो वैल्यू लिखेंगे ना, पीक करंट के बाद चौथा नंबर इंस्टेंटेनियस करंट है नहीं, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना बच्चा लोग हैं। इंस्टेंटेनियस करंट, अब इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है बच्चा? बोले सर इंस्टेंटेनियस करंट तो आपको पता है आई होता था, ये कितना होता था? आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन ओमेगा टी। अब आई नोट साइन ओमेगा टी तो होगा, लेकिन 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 एक कमाल की बात, बोले क्या कमाल की बात? आप ठीक से देखो, आपका जो करंट होगा ना, नेट करंट ये इस डायरेक्शन में आएगा, और ये जो डायरेक्शन होगा ये यहां से कुछ ना कुछ एंगल पे होगा फाई पे, तो इस बार आई से कुछ ना कुछ एंगल फाई बढ़ जाएगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे फाई का वैल्यू हम लोग निकाल के रखेंगे आगे चल के, और इसकी वैल्यू को आप चाहो तो आप प्लस कर देना। आप क्या कर देना बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था ना, तो प्लस आप फाई यहां कर सकते हो, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये फाई क्या है सर? ये फेज डिफरेंस है बच्चा। फेज डिफरेंस कहां से आएगा अभी मैं निकाल के दिखाओ, तो आप टेंशन नहीं लो, आप सिर्फ इतना बताओ कमेंट में कि आपको ये चीजें कैसी लग रही है, समझ में आ रही है कि नहीं, है कि नहीं। उसके बाद देखना, अब यदि इंपीडेंस सॉरी इंस्टेंटेनियस करंट सर हम लोगों ने यदि निकाल लिया हो, तो इंस्टेंटेनियस करंट के बाद अगला नंबर बारी किसका है सर? अगला नंबर बारी तो फेज डिफरेंस का है। पहले तो हम लोगों को फेजर समझते, एक मिनट देखना, फेजर से हम लोग फेज डिफरेंस समझेंगे। फेजर में क्या है सर? करंट जिधर आपका है उधर ही वोल्टेज था VR, और इससे 90 डिग्री आगे था कौन? VL, 90 डिग्री आगे था, है कि नहीं, ये बात तो आपने लिख दिया। सर फेजर्स बनाने से क्या फायदा हुआ बच्चा? फेजर बनाने से ये फायदा होगा कि यहाँ इस दोनों को हम लोगों ने ऐड किया तो ई नेट हमारा इधर आया, या आई नेट का जो डायरेक्शन आया वो एक्चुअली में इधर आया है, ठीक है सर। यदि आई नेट का डायरेक्शन इधर है और ये एंगल यदि मैं मानता हूं फेज डिफरेंस है फाई, तो इस फेज डिफरेंस को हम लोग निकाल सकते हैं बच्चा। कैसे? ध्यान से देखिए, बोले कैसे? ये देखना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने बना दिया, ये VL है, तो बच्चा ये भी कितना होगा? यहां से यहां सर ये VL होगा, और यहां से यहां क्या होगा? VR होगा। अब यदि आपने बना दिया तो आपको क्या निकालना है? फेज डिफरेंस। सर फेज डिफरेंस होता था क्या? पाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे कुछ नहीं करना बच्चा, आप पहले tan फाई का वैल्यू निकाल लो। तो देखो tan फाई कितना होगा सर? tan थीटा होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना बच्चा? VL अपॉन VR, VL अपॉन कितना बच्चा? VR। अब VL कितना है सर? सर V इक्वल टू IR कौन नहीं जानता, IR लिख दो, और ये कितना होगा? I, ओहो सॉरी VL था ना, तो I इंटू एक्स L लिख दो, और ये कितना होगा? VR, तो VR होगा सर I इंटू R। अब I से I तो बच्चा कट जाएगा, तो आपने एक और तरीके से भी tan फाई को लिख दिया, कितना? XL बाई R, XL बाई बच्चा R। आप बोलोगे कि सर XL को का वैल्यू तो अभी हमने देखा ऊपर में, हाँ वही XL अभी भी आपका इंपिडेंस है इंडक्टिव सर्किट का, और ये ओमेगा L के बराबर या 2 पाई FL के बराबर ही है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे XL का वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा बच्चा? 2 पाई FL बाई कितना? R, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये tan फाई हो जाएगा। अब बच्चा tan फाई आ गया, हम लोगों को पता चल गया, तो हम चाहे तो इस दोनों वैल्यू को याद रखना। tan फाई से फाई कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा tan, जब दूसरी तरफ जाएगा तो tan इनवर्स कितना? XL बाय R, कितना बच्चा? tan इनवर्स XL बाय R। आप बोलोगे कि सर ये वैल्यू तो हम लोगों को समझ में आ गया कि tan इनवर्स XL बाय R आएगा, हाँ भाई। उसके बाद आपसे पूछा जाता, आप बोलोगे कि सर फेज डिफरेंस निकल गया, तो एक और चीज हम लोगों ने पीछे निकाला था, याद करो, क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस के बाद पावर फैक्टर, याद आया? पावर फैक्टर क्या होता था सर? पावर फैक्टर होता था सर cos फाई। अब देखो फाई जब हमको एंगल पता है बच्चा, ध्यान से देखना, एक मिनट नजर डालना, बस एक मिनट नजर डालो। आपको फाई पता है? हाँ सर। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दिया, बिल्कुल दिखाई दिया।
तो फाई के लिए आप क्या करो, कॉस फाई निकालो। सर कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना बच्चा, वी आर, हाइपो कितना है सर, ई नेट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर कॉस फाई का वैल्यू वी आर, कॉस फाई का वैल्यू बच्चा वी आर बाय जेड, नेट इंपीडेंस, याद है। अब z का वैल्यू आप लोग जानते हो बच्चा कि हम लोगों ने इसको लिखा था अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस, है नहीं, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, वी आर स्क्वायर प्लस बच्चा वी एल स्क्वायर हम लोगों ने लिखा था, तो यहां से हमने लिख दिया कॉस पाई का वैल्यू। अब कॉस, अब चाहो तो इतना लिख दो कॉस पाई, क्योंकि हम लोगों को कॉस पाई तो चाहिए था। वैसे मैं चाहूं तो इस v को मैं लिख सकता हूँ आई आर, फिर यहाँ से i सब कट जाएगा, फिर इसको रेसिस्टेंस के टर्म में लिख सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इतना कैलकुलेशन करने से क्या फायदा होगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे cos फाई बच्चा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर r बाय अंडर रूट इसके अक्रॉस, तो सर ये r प्लस कितना ओमेगा एल का होल स्क्वायर, है नहीं, या इसी को आप डायरेक्ट एक्सएल भी लिख सकते थे, एक्सएल ही लिख दो, एक्स एल का होल स्क्वायर या r बाय, इसी को हम लोग बोलते हैं आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। चाहो तो इसको आप 2 पाई अब भी लिख लेना, बातें सेम है। पर बच्चा ये इतना सारा कैलकुलेशन जो था ना, अभी आपको लग रहा होगा कि सर इसमें बहुत कैलकुलेशन, लेकिन हाँ यकीन मानो ये फेजर्स के आने के बाद इतना कैलकुलेशन है बच्चा। यदि फेजर नहीं होता तो इसको समझना अपने आप में एक चैलेंज हो जाता। इसलिए आप ये जरूर ध्यान रखना फिजिक्स में कि बहुत सारे जो कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं ना, वो एक्चुअली में इस वजह से पढ़ाए जाते हैं क्योंकि ये फिजिक्स को और आसान बना देता है। जैसे यहाँ आपने एक छोटा सा कंसेप्ट देखा फेजर, फेजर बच्चा एक्चुअली में आपके सर्किट को बहुत आसान बना दिया। तो बच्चा लोग देख लेना एक बार और हमको कमेंट करके जरूर बताना कि ये आपका पहला सर्किट जो था जिसको हम लोगों ने आर एल सर्किट या सीरीज आर एल सर्किट इसी को बोलोगे, एल आर सर्किट, तो ये दोनों बात सही है। आर एल पूछे या एल आर पूछे बात बराबर ही है, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चा ध्यान से रखना और इसको थोड़ा सा एक बार रिपीट देख लेना, और फिर भी यदि लगे कि कोई चीज में कहीं कुछ दिक्कत है तो एक बार हमको कमेंट कर देना, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इसको कंप्लीट करवा देने का, ठीक है। पर इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा उसके लिए आप टेंशन नहीं लोगे, आप इसको क्या करोगे अच्छे से एक बार नोट्स बनाओगे, और नोट्स बनाने के बाद जब मैं अगली क्लास में बात करूंगा तो पहले इस तीनों सर्किट पे बात कर लेता और उसके बाद उसके क्वेश्चंस पे आऊंगा, ठीक है। फिर आपको बताऊंगा कि इसके क्वेश्चंस भी आसानी से बन जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना, रखते आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।